ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि बी लॉयल टू योर फ्यूचर नॉट योर पास्ट। पास्ट में आपने जो कुछ भी किया हुआ है उसे सीखो और आगे बढ़ो। आपकी जो फ्यूचर है उसके लिए लॉयल रहो, ना कि पास्ट के लिए। पास्ट जो है वो तो छूट जाता है, पास्ट को छोड़ देना पड़ता है। पास्ट को अगर आप पकड़े रहोगे, पास्ट के साथ अगर आप लॉयल रहोगे तो फ्यूचर में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि पास्ट आपको रोकता रहेगा। पास्ट आपको यही बोलेगा कि तू कुछ नहीं कर सकती है, तू कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन अगर आप फ्यूचर के लिए लॉयल रहोगे तो आपको एस्पिरेशंस मिलेगी कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं हो सकता हूँ। ये सब आपको मिलेगा। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि पास्ट से सिर्फ सीखना है और आगे बढ़ना है। पास्ट को पकड़ कर नहीं रखना है। आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता है, बल्कि आपका प्रेजेंट आपको डिफाइन करता है। प्रेजेंट आपका कैसा रहेगा वो डिपेंड करेगा कि आज आप फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हो। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। तो आज हम 2 सितंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आएगा आप सभी को। चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज है। ये जो एरिया है ये आपको बताना है, प्लेस आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो प्लेस आइडेंटिफाई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखिए और फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए। अब यहाँ पर एडिटोरियल पेज और आइडियाज़ पेज हम देखते हैं तो ये हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखने को मिलता है। 2 पेंडेमिक, हम यहाँ पर 2 पेंडेमिक से जूझ रहे हैं। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, 2 पेंडेमिक कहाँ, एक ही तो पेंडेमिक है। वो कौन सा है, वो मतलब जो कोरोना वायरस आया है ये एक ही पेंडेमिक से तो जूझ रहे हैं, काय को दो दो लेकर आ रहे हो। लेकिन यहाँ पर 2 पेंडेमिक की बात कर रहे हैं जो आर्टिकल जिन्होंने लिखा हुआ है। तो अब ये 2 पेंडेमिक कौन से हैं इसे हम डिटेल में देखेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये वाला जो आर्टिकल है टू रीबिल्ड एंड रिकवर, अब यहाँ पर सरकार अगर पैसा छाप कर बांटना शुरू कर दे तो क्या बेनिफिशियल हो सकता है, इसके रिगार्डिंग हम इस आर्टिकल के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। ये वाला आर्टिकल हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आर्टिकल हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो आर्टिकल्स हैं हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। एक्सप्लेन सेक्शन जो हम देखते हैं उसमें ट्रम्प 2020, अब देखिए ये आर्टिकल में कुछ खास हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं है। यहाँ पर यही बताया गया है कि करना क्या है, किस तरीके से यहाँ पर इलेक्शन जो है वो होने वाले हैं। ट्रम्प वर्सेस बिडेन यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। अब यहाँ पर बेसिकली जब हम देखें तो ये वाला आर्टिकल मैंने लाया इसलिए है कि आपको जो इलेक्शन प्रोसेस है उसकी शॉर्ट मैं आपको बता सकूं कि इलेक्शन प्रोसेस में होता क्या है, किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं। रोबोट यहाँ पर मेजर करने के लिए लाया गया है पेशेंट को, कोविड पेशेंट को, जिससे कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी जान को खतरा ना हो। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला आर्टिकल एजीआर के बारे में बात कर रहा है, तो एक बिग रिलीफ यहाँ पर मिला है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को, तो इसके रिगार्डिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपने एमएम एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं, तो प्राइस इंक्रीज होने से पहले आप फटाफट एमएम एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए। कई इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से किए गए हैं। आपको और कोई सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं है। और कौन बनेगा आज सीरीज, न्यूज़पेपर एनालिसिस, सब कुछ वहां पर कवर हो रहा है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए एमएम एकेडमी ऐप। तो आइए फर्स्ट हमारे आर्टिकल पर आते हैं। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020 में हमें देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए अगर हम जीएस पेपर 2 देखते हैं तो उसमें एक टॉपिक है कंपैरेटिव स्टडी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कंपैरेटिव स्टडी। तो इसीलिए आपको कंपैरेटिवली पूछा जा सकता है। उसी के साथ साथ अभी हाल ही में इंडिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो इसीलिए क्या है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके संदर्भ में आपको बहुत सारी चीज़ें पता रहना चाहिए। अगर हम प्रेसिडेंट का कंपैरिजन देखते हैं तो हमारे यहाँ पर कैसा है, हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो डी जूरी है, डी फैक्टो नहीं है। डी फैक्टो हमारे यहाँ पर कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है, 5 साल का होता है। लेकिन यूएसए में अगर देखा जाए तो 4 साल का होता है। हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है कितने भी बार अपॉइंट होकर आ सकते हैं। अभी जैसे रामनाथ कोविंद साहब है तो कितनी भी बार वो रीअपॉइंट हो सकते हैं, रीअपॉइंट बोलने के बजाय रीइलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन यूएसए में अगर देखें तो सिर्फ 2 ही बार, 2 ही टर्म जो है, मतलब टोटल 8 ही साल सिर्फ एक जो राष्ट्रपति है वो अपना कार्यकाल एंजॉय कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता है, ठीक है। और अगर हम वाइस प्रेसिडेंट देखें तो उसमें भी एक मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे यहाँ पर वैकेंसी हो जाती है, ठीक है, मतलब अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है जहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की भूमिका निभाएंगे, तो उस संदर्भ में जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं आते हैं तब तक किसी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो निभाते हैं। लेकिन यूएसए में कैसा होता है कि एक बार अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की भूमिका निभाने लग गए तो रेस्ट ऑफ द पीरियड
पूरा जो प्रेसिडेंट का कार्यकाल है वाइस प्रेसिडेंट निभाएंगे एज अ प्रेसिडेंट। तो ये एक मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, जो कि मैंने एमएम एकेडमी ऐप पर पॉलिटिकल लेक्चर्स में आपको डिटेल में बताई हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कंपेरेटिव स्टडी में। अब दूसरा, मैं आपको जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं यूएसए में वो कैसे डिफरेंट है उसके रिगार्डिंग भी आगे बताता हूँ। थोड़ा हम यहाँ पर आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं क्या बोला गया है। कैंपेन जो है वो ऑफिशियली हमें देखने को मिल रहा है जो डेमोक्रेट्स है उसी के साथ जो रिपब्लिकन है उनके बीच में। अब यहाँ पर रिपब्लिकन नॉमिनेटेड जो डोनाल्ड ट्रंप है और वाइस प्रेसिडेंट जो माइक हमें देखने को मिल रहे हैं सेकंड टर्म के लिए गए हैं। डेमोक्रेट्स अगर हम देखें तो उसमें जो बिडेन, उसी के साथ साथ जो हैरिस है वो हमें वाइस प्रेसिडेंट के लिए देखने को मिल रही है। अब कॉमन क्या है, देखिए क्या हो रहा है कि वहाँ पर हमें बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है देखने को मिले हैं। अगर आपको याद होगा तो ब्लैक लाइफ मैटर ये हमें देखने को मिला था, जहाँ पर एक जो ब्लैक इंसान है उसकी हत्या कर दी गई थी पुलिस के द्वारा, और फिर उसके बाद ये जो कैंपेन है वो हमें देखने को मिला था। अब ख़ास चीज़ इसमें यह है कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये सारी चीज़ें हो रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है, जो प्रॉब्लम्स हो रही है, इससे बाहर यूएसए को सिर्फ मैं ही निकाल सकता हूँ। और जो बिडेन है वो बोल रहे हैं कि मैं निकाल सकता हूँ, है ना। इस तरीके से जो प्रोटेस्ट है वो खास हमें देखने को मिल रहा है। अब हुआ क्या था कि 1968 में सिविल राइट एक्टिविस्ट जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है उसका असैसिनेशन हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अभी क्या हुआ है, एक एक की हत्या हुई है और फिर उसके बाद यहाँ पर काफ़ी प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। और 1968 में क्या हुआ था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है उसकी यहाँ पर असैसिनेशन किया गया था। उसके बाद प्रोटेस्ट और वायलेंस जो है क्रॉस द कंट्री वो देखने को मिल रहा था। रिचर्ड निक्सन रिपब्लिकन प्रेसिडेंट कैंडिडेट जो है उन्होंने यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करेंगे ये सारे कैंपेन्स जो है वो चलाए थे। तो ये एक सिमिलरिटी जो है वो देखने को मिल रही है 1968 के इलेक्शंस में और 2020 के जो इलेक्शंस अभी आने वाले हैं इन इलेक्शंस में। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे बिटवीन 1968-2020 जो सबर्ब है उन्होंने यहाँ पर मच डाइवर्स और मिक्स्ड रेस डेमोग्राफी जो है वो एक्वायर्ड की है। अगर हम देखते हैं उस टाइम पर तो इतने डाइवर्स नहीं था। अगर आपको याद होगा तो काफ़ी साल के बाद जब आज़ादी मिली थी यूएसए को, उसके कई साल के बाद, मतलब अभी हाल ही में 1990s में अगर हम देखें तो ना, मतलब 1900s में अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि जो ब्लैक्स हैं उनको वोटिंग राइट्स दिए गए हैं, है ना। मतलब अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको बताऊँ 1965 के आसपास जो वोटिंग राइट्स है वो दिए गए। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि डाइवर्सिटी जो है इतनी ज़्यादा नहीं थी वोटर्स में। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो डेमोग्राफी जो है एट प्रेजेंट काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स मोड जो है वो ले ली है, मिक्स रेस जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना। सब अर्बन वोटर्स जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर चेंज होती हुई हमें देखने को मिली है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ पर आते हैं जो कि है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस। अब देखिए शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में एक सेपरेट वीडियो जो है वो आपके सामने आएगा यूट्यूब पर, लेकिन यहाँ पर मैं एट प्रेजेंट आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं। पहली चीज़ हमारे यहाँ पर कंपेरेटिव थोड़ा देख लेते हैं। हमारे यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं, तो हमारे यहाँ के जो प्रेसिडेंट है डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। तो हमारे यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, अगर हम यूएसए की बात करें तो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। वहाँ पर भी अगर हम लिटरल मीनिंग में जाए तो इनडायरेक्ट ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि लोगों के द्वारा चुनकर आ रहे हैं लेकिन इनडायरेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। क्यों? इलेक्टोरल कॉलेज होता है। हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वोट कौन कौन करता है, तो हमारे यहाँ पर अगर हम देखें तो जो एमपीज़ है, एमपीज़ मतलब जो लोकसभा है राज्यसभा के उसके, फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरिटरीज़ की भी, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज़ की भी, लेकिन जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ है जैसे कि कहाँ कहाँ पर है, दिल्ली में है, पुदुचेरी में और अब जम्मू एंड कश्मीर में हमें देखने को मिलती है। तो ये लोग और नॉमिनेटेड मेंबर्स कर सकते हैं क्या? जी नहीं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर इतने लोग जो है ये वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए। कैसे होते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, यूएसए की जब हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि वहाँ का क्राइटेरिया क्या है। जैसे हमारे यहाँ पर है ना, प्रेसिडेंट जो है वो सिटीजन रहना चाहिए इंडिया के, ये सब जो क्राइटेरिया दिए गए हैं, तो वहाँ पर क्या क्राइटेरिया दिया गया है कि जो मतलब बॉन्ड रहना चाहिए, ठीक है, बॉन्ड सिटीजन रहना चाहिए, नेचुरल बॉन्ड सिटीजन रहना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स की। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है हमारे यहाँ पर। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सिर्फ बॉन्ड ही चाहिए, एक और सिटीजन का, जैसे सिटीजन के होते हैं ना अलग अलग, जैसे कौन कौन सा होता है, एक तो बॉन्ड हो सकते हैं,
नहीं तो डिसेंट हो सकते हैं, नहीं तो रजिस्ट्रेशन हो सकता है, नहीं तो नेचुरलाइजेशन हो सकता है, नहीं तो एक्वायर्ड टेरिटरी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है जिससे कि आप सिटीजनशिप हासिल कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पर जो सिटीजन बोला गया है राष्ट्रपति, तो क्या सिर्फ वो बॉन्ड रहे तो ही सिर्फ वो राष्ट्रपति के लिए खड़े हो सकते हैं, या फिर कोई दूसरी भी चीज़ है? क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कौन सी चीज़ है? और एक चीज़ है जिससे कि बन सकते हैं, क्या वो डिसेंट है, रजिस्ट्रेशन है, नेचुरलाइजेशन है, या टेरिटरी है? कौन सा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लेकिन यूएसए की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो क्या रहना चाहिए, वो बॉन्ड रहना चाहिए। अगर वो जन्म लिया गया है, ठीक है, तो वो ही सिर्फ राष्ट्रपति बन सकता है, बाकी कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। उसी के साथ साथ 35 साल जो है वो कंप्लीट रहना चाहिए, सेम वैसा हमारे यहाँ पर भी है। उसी के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स में रेसिडेंट रहना चाहिए फॉर 14 ईयर्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर यूएसए में जन्म लिया लेकिन वो फिर इंडिया में रहने लग गया, तो क्या वो बन सकता है? जी नहीं, उसको 14 साल तो भी यूएसए में रहना पड़ेगा। ये भी एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जब हम इलेक्शंस देखते हैं तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 हमें देखने को मिलता है, उसके क्या बोलते हैं? प्राइमरीज, ठीक है, प्राइमरीज कहा जाता है। प्राइमरीज, प्राइमरीज में बेसिकली होता क्या है कि जो पार्टी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डेमोक्रेट रिपब्लिकन है, तो जो पार्टीज है वो अपना कैंडिडेट चुनेगी कि किसको करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना, जैसे कि अगर हम इंडिया पर्सपेक्टिव से देखें तो राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी साहब है, समझ लीजिए कि जो भी ले लीजिए, शशि थरूर है ना, अलग अलग कैंडिडेट्स है। अब सभी को अगर राष्ट्रपति बनना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बनना नहीं चाहते हैं लेकिन वहाँ पर तो सबसे पावरफुल होता है, इसलिए वहाँ पर बनना चाहते हैं, तो अलग अलग कैंडिडेट जो है वो बनना चाहेंगे। लेकिन पार्टी का सबको नॉमिनेट कर सकती, सबको खड़ा कर सकती है? जी नहीं, वो तो खड़ा एक को करती है। तो इनमें से कौन चुनकर आएगा? पार्टी में से जिन जिन लोगों को बनना है उसमें से कौन आएगा, वो कहा जाता है प्राइमरीज। तो प्राइमरीज ये मेथड होती है, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना कैंडिडेट सिलेक्ट करती है जनरल इलेक्शंस के लिए, ठीक है। मतलब प्राइमरी ये एक स्टेट लेवल इलेक्शंस होते हैं जहां पर पार्टी मेंबर जो है वोट करते हैं अपने बेस्ट कैंडिडेट के लिए। मतलब अपनी जो पार्टी मेंबर्स रहेंगे वो वोट करेंगे अपने बेस्ट कैंडिडेट के लिए कि हाँ भैया इसको हम वोट करते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। और सेवरल टाइप ऑफ प्राइमरीज जो है यूएसए में, यूएस सिस्टम में हमें देखने को मिलते हैं। क्लोज प्राइमरी होता है, सेमी क्लोज प्राइमरी होता है, ओपन प्राइमरी होता है, सेमी ओपन प्राइमरी होता है। तो ये सारी चीज़ों में घुसने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ना ही यूएसए के इलेक्शंस, मतलब यूएसए के जो सिविल सर्विस है उसकी एग्ज़ाम करनी है, ना ही कुछ करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है नेशनल कन्वेंशन, जो हर एक पार्टी का होता है। क्या? नेशनल कन्वेंशन होता है, ठीक है। मतलब कि प्राइमरीज जो है वो एक बार कंप्लीट हो गया है हर स्टेट में, नेशनल कन्वेंशन जो है वो हेल्ड किया जाता है, जिसमें पार्टी के नॉमिनेशन जो है प्रेसिडेंट के लिए वो फॉर्मली अनाउंस किए जाते हैं पब्लिक में कि देखो भैया हमारे तरफ से डोनाल्ड ट्रंप है, हमारे तरफ से बिडेन है, ये यहाँ पर किए जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के जो है वो भी किए जाते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि सिलेक्शन जो है एक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी का वो फाइनलाइज किया जाता है। और फिर जो रनिंग मेट रहता है, जैसे कि अगर दो लोग खड़े हुए हैं तो जो रनिंग वाला रहेगा, फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा जिसको मिले हो तो प्रेसिडेंट के लिए, जो रनिंग रहेगा वाइस प्रेसिडेंट के लिए रहेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद तीसरी स्टेप आती है, उसमें जनरल इलेक्शन कैंपेन होते हैं कि भैया हम कैंपेनिंग कर रहे हैं, देखो हमको वोट करो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ होता है। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप हमें देखने को मिलती है जहाँ पर जनरल इलेक्शंस जो है वो यहाँ पर होते हैं। यूजुअली क्या होता है कि इलेक्टर्स जो है वो लिए जाते हैं। मतलब क्या है, डायरेक्टली जनता जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं करती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बिडेन को डायरेक्ट जनता वोट नहीं कर रही है, वो इलेक्टोरल कॉलेज को वोट कर रही है। मतलब यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव समझ लीजिए कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, ये जिनको वोट करेगा वो हमारे लिए खास रहेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रल कॉलेज जो है वो बनाया जाता है। फिर ये इलेक्ट्रल कॉलेज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को या बिडेन को, जिसको भी वोट करना है, उसको वोट करते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब इलेक्ट्रल कॉलेज जो है वो बनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रल कॉलेज जैसे हमने देखा था, ये जो एमपीज़ है, एमएलएज है, वो हमें देखने को मिल रहे थे। तो इलेक्ट्रल कॉलेज जो होते हैं वो फिर यूजुअली दिसंबर के आसपास इलेक्ट्रल कॉलेज जो है वो हो जाते हैं। और फिर जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रल कॉलेज में से, ठीक है। तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इस तरीके से जो टोटल चुनाव है वो होते हैं, और फिर इस तरीके से सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और ये जो इलेक्शन प्रोसेस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, डिटेल में इसका पूरा डिटेल्ड वर्जन जो है ये मैं आपको बताऊँ, क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस चलती है यूएसए में अगर हम इलेक्शन प्रोसेस देखें तो, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल में मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट, और ये जो है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैंने आपको बताया है, ये आर्टिकल में आया नहीं है, तो इसी बात पे शेयर जो है वो बन जाए। शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना अच्छा रहेगा। शेयर कर दो फटाफट फटाफट। चलिए,
नेक्स्ट यहाँ पर हम आ रहे हैं रोबोट टू मेजर कोविड-19 पेशेंट। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली बात क्या की जा रही है कि रोबोट जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? कि कोविड पेशेंट जो है उनको यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो काफ़ी रिस्क पर रहते हैं, है ना, तो वो रिस्क पर ना रहे, तो इसीलिए यहाँ पर रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। रिसर्चर जो उन्होंने बताया है कि रोबोट जो है वो यहाँ पर साइंस मेजर कर सकते हैं, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर हो गया, ब्रीदिंग रेट हो गया, लोगों में डिस्टेंस से उनके बिना करीब जाकर। दूर एक इंसान बैठा रहेगा, दूर मतलब एकदम भी दूर नहीं, पास में करीब, लेकिन वो और करीब और करीब और करीब वैसा वाला नहीं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये रहेगा और यहाँ से वो मेजर कर सकता है सारी ही चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ें कर सकता है वो हम देखेंगे। हेल्थ केयर वर्कर जो है वो यहाँ पर काफ़ी रिस्क पर रहते हैं, क्योंकि पास में जाकर टेम्परेचर मेजर करो, ये करो वो करो, तो काफ़ी रिस्क पर रहते हैं। तो इस रोबोट की वजह से यहाँ पर देखिए कैसा रोबोट है, रोबोट की बदौलत यहाँ पर हम अचीव कर सकते हैं। रोबोट क्या है, व्हाट इज रोबोट? रोबोट जिसे स्पॉट कहा जा रहा है वो यहाँ पर डेवलप किया गया है बॉस्टन डायनेमिक्स इसके द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और करंटली ये प्री प्रिंट सर्वर पर है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से 4 पैर का हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हैंड हेल्ड डिवाइस से कंट्रोल किया जाता है, 4 लेग्स पर ये चल सकता है सिमिलर टू डॉग। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो स्किन टेम्परेचर बोलिए, ब्रीदिंग रेट बोलिए, पल्स रेट बोलिए, ब्लड ऑक्सीजन बोलिए, तो ये सारी ही चीज़ें जो है ये 2 मीटर अवे से पूरा का पूरा ट्रैक कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे सकता है हमको। अब मेजरमेंट किस तरीके से लिया जाएगा, अब कैसे लेगा? हमने देख लिया कि पल्स रेट देख रहा है, बॉडी टेम्परेचर देख रहा है दूर से, तो कैसे? तो पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल जो है ये वो कैसे देखता है? देखिए, जब हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड होती है, हीमोग्लोबिन बेसिकली कैसा होता है कि वो ऑक्सीजन को बाइंड होती है और फिर उसके बाद हमें जो सर्कुलेशन है वो मिलता है। तो जो हीमोग्लोबिन जब बाइंड होती है ऑक्सीजन को, तो फ्लो जो होता है ब्लड वेसल्स में से, ठीक है, तो एक स्लाइट चेंज जो है कलर में वो हमें देखने को मिलता है और यही वो पता लगा लेता है। ये जो चेंज है ये मेजर किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 मोनोक्रोम्स। ठीक है, ये जो मोनोक्रोम कैमराज है इससे यहाँ पर 3 मोनोक्रोम कैमरा और एक इंफ्रारेड हमें देखने को मिलता है जो रोबोट पर लगाया गया है। 4 कैमराज टोटल है, एक इंफ्रारेड है और 3 मोनोक्रोम कैमराज है। तो ये जो मोनोक्रोम कैमरा है ना, इससे हम पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल जो है वो बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? क्योंकि जब अपना हीमोग्लोबिन जो है वो बाइंड होता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो फिर यहाँ पर जो कलर है वो चेंज होता हुआ हमें देखने को मिलता है। और इसी से यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो चेंज होने, क्योंकि कलर चेंज होना मतलब क्या, वेवलेंथ से हम पता लगा सकते हैं। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि भैया क्या हो रहा है, पल्स रेट ऑक्सीजन लेवल कैसा है। नेक्स्ट हम आते हैं ब्रीदिंग लेवल पर। ब्रीदिंग रेट जो है ये यहाँ पर इंफ्रारेड कैमरा जो है वो मेजर करेगा। मतलब क्या है, टेम्परेचर चेंज है ना, यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। तो ब्रीदिंग रेट जो है ये यहाँ पर कैलकुलेट किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद बॉडी टेम्परेचर पर हम आते हैं। इंफ्रारेड कैमरा जो है वो स्किन टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फेशियल स्किन टेम्परेचर जो है ये मेजर कर लेगा, कोर बॉडी टेम्परेचर जो है वो भी यहाँ पर मेजर हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसा है, ऑक्सीजन लेवल कैसा है, प्लस यहाँ पर ब्रीदिंग रेट कैसा है, प्लस यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर कैसा है, ये तीनों चीज़ें जो है ये 4 कैमरास के थ्रू हम बता सकते हैं। इंफ्रारेड और उसी के साथ मोनोक्रोम। मोनोक्रोम जो है ये ऑक्सीजन लेवल ये बताएगा, पल्स रेट बताएगा, और बाकी जो है इंफ्रारेड ये बाकी ही जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर पता लगा लेगा। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कितना दूर से कर सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसान यहाँ पर बैठा हुआ है, ये यहाँ पर है, यहाँ से पूरा का पूरा वो मेजरमेंट ले रहा है, जिससे कि क्या रहेगा, रिस्क भी नहीं रहेगी, हेल्थ केयर वर्कर जो उनको भी रिस्क नहीं रहेगी, है ना। तो रिसर्चर जो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो भी सस्पेक्टेड केसेस होते हैं तो वहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। मतलब जो हेल्थ केयर है वर्कर्स है उनका यहाँ पर एक्सपोजर जो है वो अवॉइड हो सकता है, उनकी जो रिस्क है वो यहाँ पर अवॉइड हो सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन द लॉन्ग टर्म रिसर्चर सजेस्ट कर रहे हैं रोबोट जो है वो यहाँ पर हॉस्पिटल रूम्स में डिप्लॉय किए जा सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो सीधा एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पॉट। ठीक है, स्पॉट काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, ये क्या है, ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर है इंडिया जो है वो यहाँ पर वाइडर कंज्यूमर बेस एम करना चाहिए, डायरेक्ट पब्लिक स्पेंडिंग अकॉर्डिंगली। तो पहले क्या है, वाइडर कंज्यूमर बेस जो है वो यहाँ पर लेना चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ पर पब्लिक स्पेंडिंग जो है वो करनी चाहिए। अब पेंडेमिक में क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको कल की ही इसमें जीडीपी के बारे में डिस्कस किया था। जीडीपी का क्या था, चलिए रिवाइज करते हैं, फटाफट बताइए, कम ऑन फटाफट। क्या था, कंजम्पशन सी प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस
इंपोर्ट, है ना, ये हमें फॉर्मूला जो है वो देखने को मिला था, मतलब नेट एक्सपोर्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये टोटल फॉर्मूला हमें देखने को मिला था। हमारे यहाँ पर कंजम्पशन जो है काफ़ी ख़राब हो रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। तो हमने देखा था कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पर एक ही स्कोप बचता है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो है क्या वो ज़्यादा करना चाहिए, क्या यहाँ पर पैसे छाप कर देना चाहिए, वही यहाँ पर बात जो है वो की जा रही है। अब देखिए इंडिया का रियल जीडीपी जो है ग्रोथ यहाँ पर शार्प कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने को मिला है। मतलब कैसा है, 24%, ऑलमोस्ट 24%, 23.9 बोलिए, 24% जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पर 3 फेजेस में ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। 3 फेजेस में ये जो सिनारियो एट प्रेजेंट हम आए हैं वो हमें देखने को मिल रहा है। पहला अगर हम देखें तो जब ग्रोथ जो है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल ग्रोथ से लिंक्ड थी, ड्रिवन थी। मतलब क्या हो रहा था, इन्वेस्टमेंट जो है वो खतरनाक तरीके से आ रहा था हमारे देश में, ग्लोबल ग्रोथ जो है वो खतरनाक तरीके से बढ़ रही थी, और इसीलिए हमारी जो ग्रोथ है वो भी अच्छी खासी हो रही थी। हमारी ग्रोथ भी डबल डिजिट्स में हमें देखने को मिल रही थी, काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है जहाँ पर पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस स्टिमुलस फेज हमें देखने को मिलता है। मतलब क्या है कि जो ग्लोबल क्राइसिस है वो आ गए थे, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, है ना, मतलब पेंडेमिक के पहले ही आ गए थे, हमें देखने को मिल रहा था। उसके वजह से क्या हो रहा था कि जो लोग कंजम्पशन है वो यहाँ पर नीचे जा रहा था। तो ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहे थे, स्टिमुलस फेजेस। फिर उसके बाद थर्ड आया लेवरेज्ड कंजम्पशन फेज। मतलब क्या है, उधारी 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 बढ़ती जा रही थी। जो गवर्नमेंट है वो उधारी लेते जा रहे हैं, उधारी पे उधारी चल रही है ना, उससे कंजम्पशन फेज हमें देखने को मिल रहा था। तो ये 3 फेजेस जो है वो हमें देखने को मिले। अब यहाँ पर जो लॉकडाउन लगाया गया, लॉकडाउन की वजह से 20 to 28 ट्रिलियन जो है वो यहाँ पर लॉस हो चुके हैं, ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि जैसा हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लास्ट आर्टिकल जो कल का आर्टिकल था उसमें हमने देखा था। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि यार एक भी वीडियो आप मिस मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है, मज़ा आता है, इससे इंटरेस्ट डेवलप होता है कि कल हमने ये देखा था, आज हम ये देख रहे हैं, मज़ा आता है। तो कल हमने देखा था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो यहाँ पर करना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करना चाहिए, ऐसी बातें हमने सुनी थी। अब यहाँ पर पैसे छाप कर देना चाहिए क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है ना, कि पैसा छाप कर दे दिया जाए। मतलब कि समझ लीजिए आप कि राजेंद्र नगर में लोगों को खड़ा कर दिया जाए और बोला जाए कि लो भैया पैसा लो, जितना पैसा लेना है लो 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 लो, जितना पैसा लेना है, 2-2 हज़ार के नोट उनके हाथ में रख दी जाए। तो इससे क्या हो सकती है, समस्या हल हो सकती है। तो क्या गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है क्या उससे हल हो सकता है? तो पहली चीज़ जो यहाँ पर निकल कर आती है कि टेम्पररी इनकम यहाँ पर कपल्ड विद जॉब इनकम अनसर्टेनिटी। ध्यान दीजिए, एक एक शब्द पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है, टेम्पररी इनकम कपल्ड विथ जॉब इनकम अनसर्टेनिटी। हुआ क्या है, हुआ एट प्रेजेंट ऐसा है कि लोगों की जॉब जो है उस पर अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिल रही है। अनसर्टेनिटी है, लोगों को भरोसा नहीं उनकी जॉब टिकी रहेगी या नहीं टिकी रहेगी। लोगों को भरोसा नहीं है कि उनकी जॉब जो है वो फाइनल तक, लास्ट तक रहेगी या नहीं रहेगी। लोगों को भरोसा नहीं है कि जो वो इनकम उनकी आ रही है क्या वो अगले महीने में भी आएगी या नहीं आएगी। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर आ रही है कि जब ऐसा होता है तो इंसान क्या करता है, इंसान सेविंग शुरू करता है। इंसान क्या करता है, इंसान सेविंग शुरू करता है। जब उसे पता चले कि भैया पैसा आएगा या नहीं आएगा बता नहीं सकते हैं, उस वक्त वो सेविंग शुरू कर देता है। और अगर सेविंग ही कर रहा है तो फिर क्या ग्रोथ में इम्पैक्ट आ सकता है। मतलब कि अगर सरकार पैसे छाप छाप कर सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डाल भी दे, तो अगर वो सेविंग ही करे, अगर वो उसको खर्च ही ना करे, तो फिर ग्रोथ में क्या फायदा होगा, उसके अकाउंट में सड़े सड़े क्या हो जाएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रोथ में कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। एक्चुअल में चाहिए क्या, एक्चुअल में चाहिए कि लोग जो है वो कंज्यूम करे, लोग जो है वो खर्च करे, कंजम्पशन करे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कंज्यूम ही ना हो तो भैया फिर मतलब क्या है। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये आती है कि टेम्पररी जो इनकम है, अगर टेम्पररी इनकम हम दे रहे हैं लेकिन जो अनसर्टेनिटी आ रही है उससे यहाँ पर जो सेविंग है वही की जाएगी, उससे ग्रोथ में कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो फिस्कल सिचुएशन है वो पेंडेमिक के पहले से वीक चल रही है। तो जब पेंडेमिक के पहले से वीक चल रही है तो फिर क्या ही प्रॉब्लम, क्या ही कहने, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है कि पहले से ही चल रहा है भाई साहब। ऐसा नहीं है कि अभी आया है या अभी ये हो रहा है, काफ़ी पहले से ही हमें ये चीज़ जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर फंडिंग जो है फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर थ्रू हायर बोरोइंग्स, इससे क्या होगा, इससे और ज़्यादा जो बर्डन है वो बढ़ता जाएगा। और हमने देखा है FRBM एक्ट, कल हमने देखा था FRBM एक्ट, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए यार, अगर आप पुढचा पार्ट मागचा सपाट कर रहे हो, मतलब आगे का पूरा याद रह रहा है, पीछे का पूरा भूल रहा है, तो मज़ा नहीं आ रहा है ना। और अगर आप एक एक वीडियो मिस करके एक एक वीडियो देख रहे हो तो उसमें मज़ा नहीं आ रहा है।
आप क्या कीजिए, कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो कल का वीडियो देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। उसमें मैंने FRBM एक्ट जो है वो भी कवर किया हुआ है। FRBM एक्ट कब आया था, उसका मोटिव क्या है, वो हमने देखा था। इंटर जनरेशनल है ना, वो जो हमने देखा था इंटर जनरेशनल था, उसमें क्या था कि जो आगे की जनरेशन है उनको बर्डन नहीं आना चाहिए, तो इस हिसाब से हमें जो उधार है वो लेना है। तो ये कितना रखना है, 3%। हमने देखा था कि 3% रखना है, लेकिन उसमें 4 पैरामीटर्स दिए गए थे, जिसके तहत हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा हम एस्केप क्लॉज लगा सकते हैं, एस्केप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई है ना, कोई एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो है वो हो गया, तो इस तरीके से हमने देखा था। तो एस्केप क्लॉज में 3.5%, 3.8% तक हमने देखा था कि उतना जाना चाहिए। लेकिन ऑलरेडी इससे ज़्यादा जो है वो फिजिकल डेफिसिट जा चुका है। फिजिकल डेफिसिट क्या है कि सरकार के पास जितना पैसा आ रहा है और सरकार खर्च कर रही है, तो सरकार के पास आ रहा है 100 रुपये, सरकार खर्च कर रही है 500 रुपये, तो ये जो 400 रुपये है सरकार को उधार लेने पड़ेंगे। ये 400 रुपये हो गए फिजिकल डेफिसिट। तो ये फिजिकल डेफिसिट मतलब उधार। तो ये जो उधार है ये ऑलरेडी बढ़ गया, और एडिशनल अगर एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, उसको फंडिंग करना है, तो फिर हायर बोरोइंग्स लेने पड़ेंगे, है ना। तो हायर बोरोइंग्स और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हायर जो उधार है वो ऑलरेडी लिया हुआ है। अब क्या इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री जीडीपी क्राइसिस से गुजर रही है? जी नहीं, रिसेंटली हमने देखा है काफ़ी ऐसी कंट्रीज है जीडीपी क्राइसिस से गुजर रही है, और उसी के साथ साथ कंजम्पशन स्टिमुलस जो है वो यहाँ पर दिया जाना चाहिए, जिससे कि हो सकता है कि हम यहाँ पर जो बाहर है वो निकल पाए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉयमेंट जो है, वेल पेड एम्प्लॉयमेंट और स्टेडी एम्प्लॉयमेंट, ये यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या हो सकता है कि जिससे कि हम इससे बाहर निकल सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो सरकार है उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसमें खर्च करना चाहिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, ब्रिजेस, रोड्स, ये सब जो होते हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने की वजह से क्या होता है कि फ़ायदा होता है। नैरो कंजम्पशन बेस कपल्ड विथ अनसर्टेनिटी ओवर द डेमोक्रेटिक डिविडेंड, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, जो इन्वेस्टमेंट है उसे अनअट्रैक्टिव बना रहा है। मतलब क्या है, कंजम्पशन जो है वो नैरो होता जा रहा है, वो कम कम होता जा रहा है ना। जो कंजम्पशन है वो क्या हो रहा है, वो तो नैरो होता जा रहा है, और उसी के साथ साथ जो अनसर्टेनिटी है ओवर द डेमोग्राफिक डिविडेंड, वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। उससे कोई इन्वेस्टमेंट करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा, है ना। और उसी के साथ साथ जो वर्क फोर्स है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, इंडिया का लेबर मार्केट, तो इसमें हमें लेबर लॉज जो है उसे भी चेंज करना ज़रूरी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हो जाती है। टू प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन अलॉन्ग विथ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट को यहाँ पर इकोनॉमिक प्राइजेस जो है गुड्स एंड सर्विस की, जैसे पावर हो गया, इरिगेशन हो गया, पब्लिक यूटिलिटीज हो गया, ये सब को चार्ज करना है, लेकिन इंटरफियरेंस जो है वो मिनिमल रखना है। मतलब कि आप अगर प्राइवेट सेक्टर को घुसा रहे हो तो आप इंटरफेरेंस मिनिमल करो। हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा हुआ है ना कि जितना ज़्यादा इंटरफेरेंस होगा उतना प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइमली पेमेंट्स टू प्राइवेट ऑपरेटर्स, टाइमली पेमेंट करना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी इंश्योर करना ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट के पैसे कब आ रहे हैं भैया, जब वो कंगाल हो जाएगा, जब वो किस्त नहीं भर पाएगा, फिर गवर्नमेंट के पैसे रिलीज होंगे, और गवर्नमेंट और भी पैसे रिलीज नहीं करेगी ये बोलकर कि नहीं 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 ये तो एनपीए कर रहा है, तो फिर कैसे हम इसको पैसे दे। अरे हुआ तुम्हारी वजह से हो ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हमें अचीव करना है 7 से 8% की, तो फिर गवर्नमेंट को यहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल जो सोर पॉइंट्स है, जैसे कि लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, वीक फाइनेंशियल सेक्टर, इसको यहाँ पर एड्रेस करना ज़रूरी है। जुडिशियल हर्डल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स, है ना, ये करना ज़रूरी है। नहीं तो क्या है, IAS IPS ये अड़थड़ा अगर क्रिएट करते हैं तो फिर मतलब नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं, फाइटिंग कोविड-19 एंड फूड इनसिक्योरिटी। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है 2 पेंडेमिक की। एक तो कोरोना वायरस जो यहाँ पर हो रहा है, दूसरा है हंगर। हंगर अगर आप देखोगे तो काफ़ी लोग जो है वो भूखमरी से मर रहे हैं। हमें देखने को मिल रहा है ओवरवेट बोलिए, अडल्ट्स में ओबेसिटी बोलिए, उसी के साथ साथ जो स्टंटिंग है ना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है नया कॉम्प्रिहेंसिव कोविड-19 रिस्पॉन्स एंड रिकवरी प्रोग्राम। तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, और उसी के साथ साथ ये इंटरनेशनल एफर्ट जो होते हैं हंगर को डिफीट करने के लिए, वो ये काम करते हैं। अब यहाँ पर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, ये ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है रिकवरी प्रोग्राम जो है, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी प्रोग्राम, लेकिन फिर भी यहाँ पर फिर से मैं बताऊंगा, तभी तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगी, क्योंकि आर्टिकल में नहीं दिया हुआ है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा तभी तो वीडियो का मजा आएगा। तो यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं, तो एजेंसी यूनाइटेड नेशन की, जो कि इंटरनेशनल एफर्ट्स लेकर आती है, लीड करती है हंगर को डिफीट करने के लिए।
इसका फॉर्मेशन अगर हम देखें तो FAO जो है उसका फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन वो कब हुआ था? वो हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को। कहाँ पर हुआ था? क्यूबेक सिटी जो है कनाडा की, वहाँ पर हुआ था। अब हेडक्वार्टर क्या फिर क्यूबेक में है? नहीं, हेडक्वार्टर क्यूबेक में नहीं है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर इसका हमें रोम, इटली में देखने को मिलता है। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़रूरी है कि वर्ल्ड फूड डे जो है वो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 16 अक्टूबर को। ठीक है। और अगर हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखते हैं तो वो भी ये बोलता है कि हमें हंगर जो है उसको ख़त्म करना है, फूड सिक्योरिटी का अचीव करना है ना। तो ये भी 2030 तक हमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो अचीव करना है, उसके भी लिए कारणीभूत है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम जब कोविड-19 रिस्पॉन्स एंड रिकवरी प्रोग्राम देखते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैंने शायद आपको बताया हुआ है। इसके जैसे हमने जो एरियाज हैं वो देखे थे, जैसे कि हमने ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस प्लान देखा था, है ना। उसी के साथ साथ जो डिसीजन मेकिंग है उसके लिए डाटा क्रिएट करना, इकोनॉमिक इंक्लूजन, सोशल प्रोटेक्शन करना जिससे कि पॉवर्टी रिड्यूस हो सके, ट्रेड और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हमने देखे थे, जो स्मॉल होल्डर्स है उनको रिकवरी के लिए बूस्ट करना, जो जूनोटिक पेंडेमिक है, जूनोटिक मतलब जो एनिमल से हुए होते हैं उनको प्रिवेंट करना, और जो फूड सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म करना। इस तरीके से कुछ पिलर जो है, प्रायोरिटी एरियाज जो है, 7 प्रायोरिटी एरियाज वो हमने कवर किए थे। तो ये 7 प्रायोरिटी एरियाज आपको पता रहना चाहिए जो कि यहाँ पर कोविड-19 रिस्पॉन्स रिकवरी प्रोग्राम से एसोसिएटेड है। ठीक है। अब यहाँ पर इन लाइन विथ यूएच एजेंडा टू बिल्ड बैक बेटर, ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जैसे मैंने आपको बताया था, तो कैसे कंट्रीज यहाँ पर कर रही है, यहाँ पर ग्लोबल फूड ट्रेड जो है वो साथ में शुरू रखना, उसे बंद नहीं करना, जो स्मॉल होल्डर्स है उनको सपोर्ट करना, इमीडिएट फूड नीड्स जो है उसको मीट करना, फूड सप्लाई चेन जो है उसको अलाइव रखना, और हर इंसान की जो हेल्थ है उसे इंश्योर करना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और एशिया पैसिफिक रीजन ये डायनेमिक है एज इट इज़ लार्ज, और उसी के साथ साथ बेस्ट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, इंस्टीट्यूशंस, इनोवेटिव आइडियाज़ जो है वो वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया बोलिए, न्यूजीलैंड बोलिए, यहाँ पर चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ये सारी जो है ये यहाँ पर नई टेक्नोलॉजीज़ जो है और साइंस जो उससे हर किसी को बेनिफिट हो सकता है, इनोवेशन से जो बेनिफिट हो सकता है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जो 2 पेंडेमिक यहाँ पर आ रहे हैं, एक हंगर है और दूसरा कोरोना है, दोनों से हमें यहाँ पर लड़ना है, और हंगर से बाहर निकलना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक चीज़ आती है कि यहाँ पर जो फ्लड है, जो पेस्ट रिस्क होती है, उसे हम यहाँ पर ड्रोन्स के जरिए मॉनिटर कर सकते हैं, है ना। ये भी एक सोल्यूशन मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है आपको, जीएस पेपर 3 के लिए खासकर। ठीक है। तो यहाँ पर फूड फ्लड और जो पेस्ट रिस्क आती है उसे हम यहाँ पर कर सकते हैं। स्मार्टफोन ऐप जो है प्लांट डिसीजेज बोलिए, एडवांस जेनेटिक्स बोलिए, इसके लिए काम आ सकते हैं, है ना। उसी के साथ नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको यहाँ पर कंजर्व करना, जैसे कि वाटर, इंडोर फार्मिंग, ये सारी चीज़ों के जरिए, तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट आती है। FAO जो उन्होंने हैंड इन हैंड इनिशिएटिव जो है वो किया है, जैसे कि कलेक्टिव चैलेंजेस जो है उससे हम टैकल कर सके, क्योंकि ये चैलेंजेस सबके लिए है, तो हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे। अब यहाँ पे पेंडेमिक में हाथ से हाथ मिला नहीं सकते, लेकिन हैंड इन हैंड इनिशिएटिव जो है, अब इससे एक मुझे वो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि संकलियाँ जुड़ाइए, तो हैंड इन हैंड ये एक्सरसाइज जो है वो किसके बीच में होती है, क्या आपको याद आ रहा है? तो यहाँ पर लर्निंग कंट्रीब्यूशन जो है साथ में करना, है ना, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर है टेलीकॉम फर्म जो है उनको AGR ड्यूज पे करना है ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी पुरानी न्यूज़ है, डिटेल में एक वीडियो भी इस पर बनाया हुआ है मैंने, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे। 10 साल का उनको सहूलत जो है वो दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को बोला कि टेलीकॉम फर्म जो उनको 10 साल मिलेंगे अपने जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, जिसे हम AGR ड्यूज कहते हैं, उसे पूरा करने के लिए। दैट द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल शुड डिसाइड वेदर और नॉट स्पेक्ट्रम कैन बी सोल्ड अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ठीक है। IBC जो है इसके बारे में देखने वाली है NCLT, तो NCLT स्पेक्ट्रम बेचा जाएगा या नहीं ये वो देखेगी, अगर NPA कुछ होता है तो। ठीक है। अब देखिए AGR इशू क्या है। अब टेलीकॉम कंपनीज जो है उनको अपना जो कुछ रेवेन्यू आता है, पहले कैसा होता था, पहले ऐसा था कि जो स्पेक्ट्रम है, देखिए जब भी क्या होता है कि हम टेलीकॉम इंडस्ट्री देखते हैं, उसमें हम जो फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो एक आपको स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है। ठीक है। एक पट्टा आपको खरीदना पड़ता है। वो पट्टा खरीदने के लिए पहले कैसा होता था कि आपने पट्टा खरीदा और फिर होलसम अमाउंट आपको पे करना पड़ रहा है, कि इतनी अमाउंट आपने पे कर दी तो फिर आपको पट्टा जो है पूरा मिल गया। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने रूल्स चेंज कर दिए। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अब आपको जितना रेवेन्यू आ रहा है ना उसका हिस्सा जो है आपको देना पड़ेगा, जितना भी आपको रेवेन्यू आ रहा है उसका हिस्सा आपको देना पड़ेगा। ठीक है। लाइसेंसिंग बोलिए, ये सब बोलिए। अब ये जो हिस्सा आ रहा है, देखिए डिटेल में मैंने पहले बताया हुआ, आपको शॉर्ट में सिर्फ याद दिला रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर रेवेन्यू आपको देना है,
तो ठीक है, उन्होंने बोला कि ठीक है हम रेवेन्यू दे देंगे, तो जितना भी कॉलिंग से, मैसेजेस से, है ना, जितना भी हम कॉलिंग कर रहे हैं उससे जो रेवेन्यू उनको मिल रहा है कंपनीज को, तो वो यहाँ पर ऐड करके गवर्नमेंट को उसका हिस्सा दे रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, रेवेन्यू की हम डेफिनेशन चेंज कर रही है, ये रेवेन्यू में आपके अंडर में जो कुछ भी आ रहा है सब कुछ होगा। मतलब क्या है, आपका जो, मतलब फॉर एग्जांपल आइडिया का और कुछ अगर वेयर हाउस है उसमें भी अगर कुछ आ रहा है तो उसका भी हिस्सा जाएगा। अगर आइडिया वाले को, आइडिया जो इस्तेमाल कर रहा है, आइडिया इस्तेमाल मतलब आइडिया का जो ओनर है, उसको अगर रास्ते पर 1 रुपये भी मिल गया, वो भी उसमें कैलकुलेट किया जाएगा रेवेन्यू में। उसने बोला है तो गलत है ना। तो इसी के ड्यूज जो है वो चढ़ते गए कि आपने ये रेवेन्यू जो है वो भरे नहीं ना, क्योंकि कोर्ट में केस चल रही थी, तो ये रेवेन्यू भरा नहीं उन्होंने जो एग्रीगेट उनको आ रहा था, तो इसीलिए फिर कोर्ट में केस गई। लेकिन फिर जितना भी बढ़ता गया, जितना भी ये ऐड होता गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फेवर में, गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दिया कि नहीं भैया तुमको तो पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब ये पे किया तो फिर काफ़ी ज़्यादा ड्यूज जो है वो हो चुके थे। अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर हम भारतीय एयरटेल का देखते हैं, आगे आपको देखने का, यहाँ पर भारतीय एयरटेल जब हम देखते हैं तो हमें 36,000 करोड़ जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। और उसी के साथ काफ़ी अलग अलग, अगर हम वोडाफोन देखते हैं तो उनकी भी कई ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमें जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही है। अक्टूबर 24 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि डेफिनेशन जो एजीआर की वो यहाँ पर सही है, वायबल है, और ड्यूज जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिव्यू है जजमेंट का उसके लिए भी दिया गया था, लेकिन फिर रिव्यू में भी कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बर्डन आ गया था। इस वजह से अब यहाँ पर 10 साल की सहूलत जो है वो दी गई है। टॉप कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड टेलीकॉम्स टू पे 10% ऑफ टोटल एजीआर ड्यूज 2020 तक, और फिर उसके बाद पेमेंट जो है वो एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं, ठीक है। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है, अब उनको खासा राहत जो है वो मिली होगी। और यहाँ पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट जो है वो अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो डिसाइड करेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो अब इसमें आईबीसी, उसी के साथ साथ आईबीबीआई है ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, उसको देखता है आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर जो भी प्रॉब्लम आता है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल देखता है। फिर उसके बाद हायर अथॉरिटी है नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने पेमेंट की टाइमलाइन एक्सटेंड की होगी। यहाँ पर डीओटी की तरफ से रिक्वेस्ट, टेलीकॉम कंपनीज जो उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी कि यहाँ पर शॉर्ट टाइम में हम इतने ड्यूज कैसे भर देंगे, पहली लॉस में चल रहा है, पहली मोटा भाई ने हमारी पूरी जो है वो अवस्था छीन ली है, अंबानी साहब ने, है ना, तो ये हम कैसे भर देंगे। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर चल रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर रूलिंग की वजह से क्या होगा, जो भारतीय एयरटेल बोली है ना, 10 साल का मिल गया तो एक ब्रीदर के टाइप का है कि भाई यहाँ राहत यहाँ पर मिल गई है ना। वोडाफोन आइडिया अगर हम देखें तो यहाँ पर 58,000 करोड़ जो है उतना ड्यू, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा ड्यू है, तो इसलिए यहाँ पर एक राहत जो है वो उनको मिल रही है। अब यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें जो इसका जवाब है वो तेलंगाना देखने को मिल रहा है। और जो नागोबा जात्रा है, ट्राइबल फेस्टिवल है जो हेल्ड किया जाता है विलेज में, ठीक है। और अगर आपने एमएम एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया, जल्द से जल्द कीजिए, प्राइस राइज होने से पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ आप बहुत फ़ायदे में रहोगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा, फ़ायदा मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।